चलिए और बच्चे लोग बताओ क्या हाल चाल। तो हम लोग जो है क्या था कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर जो है फिनिश कर चुके थे, ओके। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं यही आशा करता हूँ कि अगर स्फेरिकल मिरर में पढ़ाएंगे तो आज का थोड़ा सा लेक्चर स्पीड में खींचेंगे, बहुत सारे डेफिनेशन को हम बोलेंगे, आप उसको सुन करके लिखोगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 10th का चीजें भी इन्वॉल्व होगा, हाँ जो चीजें 11th का होगा उसको फिर हम लोग अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे टॉपिक ऐसा होगा आज कि 11th का भी होगा, है ना, तो 12th का होगा जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ओके। चलो शुरू करते हैं। आज के हेडिंग डालते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब देखो ये कोई नया चीज है नहीं, यानी क्या है ये पार्ट्स है क्या किसी स्फेयर का, स्फेरिकल सरफेस का, यानी कि स्फेरिकल सरफेस का पार्ट्स है, ठीक है। whose one side is reflecting and other side is silver। मतलब कहने का कि स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेयर का ही पार्ट है बच्चे, लेकिन इस तरीके से है कि उस स्फेरिकल पार्ट का एक तरफ का जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और दूसरे तरफ का जो सरफेस है वो क्या है, सिल्वर। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को जैसा पता है कि दो होता है, दो तरह टाइप का होता है स्फेरिकल मिरर। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है ना, और दूसरे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक स्फेयर ले रहा हूँ, ठीक है, एक स्फेयर ले रहा हूँ और इसका सेंटर वो है और ये हमारा एक पार्ट है, इस पार्ट को हम ले रहे हैं। अब मान लो इस ये जो पार्ट हम ये ए से लेके कहाँ तक, बी तक कट कर दिए ऐसे, है ना, और कट करके ए से बी वाला सेक्शन को लिए, है ना, पार्ट को लिए। इसका बाहर का सरफेस को क्या कर दिए हम, कलर्ड कर दिए, है ना। इसको रेखा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, यही बनेगा। ये ए है और ये क्या है, बी है। ये अंदर का सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और बाहर का सरफेस क्या है, सिल्वर्ड है ना। ऐसे कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉन्केव मिरर बोलेंगे। अब अगर मान लो बच्चे कि ये हमारा जो है स्फीयर है, ठीक है, और कोई भी पार्ट मान लो एक पार्ट लिया तुमने स्फीयर का और इस पार्ट को अंदर से कलर कर दिया, ठीक है ना, ये वाला ए से बी तक पार्ट लिए और ए बी को अंदर से कलर कर दिया। तो भाई यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, सेम नेचर का ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ, लेकिन अंदर का पार्ट क्या रहेगा, कलर रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बताओ, रिफ्लेक्टिंग बोलेंगे, बोलेंगे कि बोलेंगे। तो ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं और एक नाम है इसका, क्या है, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये जो रे आता है उसको कन्वर्ज करता है, और इसका नाम है डायवर्जिंग मिरर। डायवर्जिंग मिरर मतलब कहने का कि जो रे आएगा इसके ऊपर, इधर से आएगा रे, इधर आएगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। अब ये बात होती है कि कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोग फिगर से पता कर सकते हैं ना, लेकिन अभी फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं। ये सिंपल सा था, है ना, कि भाई क्या कि स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, कॉन्केव टाइप का, कॉन्वेक्स टाइप का। अगर इंटरनल सरफेस क्या हो, यानी जो बाहर वाला भाग क्या हो, अगर रिफ्लेक्टिंग हो और आउटर यानी पार्ट क्या हो, सिल्वर्ड हो, तो कॉन्केव मिरर। अगर बाहर वाला भाग सिल्वर्ड हो और आउटर पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, तो फिर क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए इतना तक तो इजी है, मतलब बहुत इजी चीज रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चे, क्योंकि कुछ चीज ऐसा मिलेगा जो आप लोग रियली में नहीं जानते हो, है ना, और नहीं जानते हो तो जानना पड़ेगा, है ना, तो उसको भी हम लोग देखते चलेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस मिरर पे कुछ और चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करते हैं, जो समझते हैं हम लोग, है ना। हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, और सबसे पहला पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं, है ना।
क्या है पहला टर्म? पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या है बताओ मेरे को? तो कोई भी मिरर जो है तुम्हारा वो एक स्फीयर का पार्ट है। अगर उस मिरर को देखा तो उससे एक मिलता जुलता एक स्फीयर बना सकते हैं। तो यानी कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, फॉर्म है ना बाय द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो स्फीयर आपका बनेगा इमेजिनरी, है ना, सेंटर ऑफ, मैं लिखता हूं इमेजिनरी स्फीयर, ऐसा करता हूं इमेजिनरी स्फीयर, यानी कि आपको तो इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे कि समझते हैं, मान लो अगर ये हमारा एक मिरर है, ये हम ऐसा मान कर चलेंगे कि इसको हम अगर बड़ा करें तो ऐसा कुछ हम एक स्फीयर सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, सोचते हैं। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही हमारा, जो सेंटर को सी से डिनोट कर रहे हैं लोग, क्या है ना, वही हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, यहां भी लिखो बाबू इसको क्या, कि इट इज डिनोटेड बाय सी। क्लियर है? ये कैसा स्फीयर है बाबू? इमेजिनरी स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर है। फटाफट लिखते चलेंगे, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या होता है बाबू? पोल। पोल क्या है जो देखते हैं लोग, है ना, क्या है? इट इज द पॉइंट ऑन मिरर। ये क्या है? मिरर के पॉइंट है विच डिवाइड्स, यानी कि ऐसा करते हैं ना, मिरर फ्रॉम वेयर, है ना, वेयर फ्रॉम वी मेजर डिस्टेंस। एक ऐसा पॉइंट जो मिरर पे है और उसको मान लो ये P है और सारा डिस्टेंस किसी P से मेजर करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं लोग? पोल बोलते हैं। एक और चीज आप लोग जान सकते हो, क्या चीज? तीसरा पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे ना, तो क्या है? जो आप स्फेरिकल मिरर से जो इमेजिनरी स्फीयर बनाए हो, इस स्फीयर का रेडियस ही मिरर का रेडियस होगा। यानी क्या कह सकते हैं? रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर। जो हम लोग इमेजिनरी स्फीयर लिए हैं उसका जो रेडियस है, यानी ये जो रेडियस है, ये यहां से यहां मिला दो, या यहां से यहां मिला दो, या यहां से यहां मिला दो, या यहां से यहां मिला दो, ये सब किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आर। ओके बच्चे, अब देखो आगे हम चलते हैं इसमें, और एक यहाँ पे पॉइंट्स को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, क्या कि रेडियस जो होगा हमेशा मिरर पे नॉर्मल होगा। रेडियस जो होता है, रेडियस इज ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर टू स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है उसके ऊपर जो रेडियस होगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर से कोई भी अगर लाइन पास करेगा मिरर पे तो वो रेडियस होगा और वो नॉर्मल भी होगा, ठीक है। अगर सेंटर से कोई भी रेडियस भी है और नॉर्मल भी, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। और वैसे ही आप लोग सर्कल में पढ़े हो कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन पास करते हैं सर्कमफ्रेंस पे तो वो क्या होता है? आपका 90 डिग्री होता है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। ये आपको एक चीज पॉइंट से हमें क्लियर रखना है कि रेडियस जो होगा वही सर्कल पे नॉर्मल भी होगा। क्या होगा? नॉर्मल भी होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जो है और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चे? एक टर्म है आपको यहाँ पे जो जानना जरूरी है, पर एक्सियल रे। पर एक्सियल रे यानी कि इट इज द इंसिडेंट रे, इट इज द रे फॉर विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। ऐसा रे जिसके लिए आई क्या हो, बहुत छोटा हो, है ना, तो उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, पर एक्सियल रे बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में बाबू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, तो बहुत आसान है बच्चे, है ना। ये मान लो कि हमारा एक जो है, हमारे यहाँ पे मिरर ले रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो मिरर है तुम्हारा, ये बताओ कौन सा मिरर है, कॉन्केव है। यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, है ना, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल। बोलते हैं बोलते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताना मैं भूल गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस, उसको भी लिख सकते हो कैसा, कि द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से सुन लो, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब मान लो कि कोई एक रे, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ना, तो मिरर का इंसिडेंट हो गया। अब क्या होगा, पहले तो हम नॉर्मल डालेंगे, तो इस मिरर पे कैसा मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो नॉर्मल कहां से पास करेगा बच्चे, सेंटर से। तो कुछ नहीं करना, सेंटर से मिला देना, यही नॉर्मल हो गया। सी एम क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। तो जितना एंगल पे आया उतना ही से रिफ्लेक्ट होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, है ना। ये एंगल क्या हो गया, आई। ठीक है, यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है किसमें, स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये रे आया, इसको देखो कन्वर्ट कर दिया। ये क्या कर रहा है, ये क्या रिएक्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर एक और ले लेते हैं, ना, देखो यहाँ पे एक रे आया ऐसा, ठीक है, यहाँ पे टकराया। अब यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल कहाँ से लाएंगे, सेंटर से मिला दो, सेंटर से नॉर्मल, सेंटर से मिला दिए। अब ये एंगल क्या हो गया, आई हो गया, तो उसी पे जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के, जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। जरूरी नहीं वही पास करेगा, तो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है क्या। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये मेरा एक मिरर है और ये हम कलर करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा सेंटर। इसका पोल कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बनाएंगे, सॉरी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं। चलो भाई, हो गया। तो देख इधर से आएगा बच्चे, तो ऑब्वियसली इधर से आएगा। मान लो कोई रे आया ऐसे बड़ा इस तरह का, अब देखेंगे तो क्या करेंगे, पहले नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कहां से, सेंटर से, सेंटर से मिला दो नॉर्मल, यही नॉर्मल हो गया। ये एंगल, ये जो नॉर्मल है, ये यही ना आई है, ये आई में कितना ही हो जाएगा, देखो किधर चला जाएगा, बताओ मेरे को। अगर ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल अगर आई है, तो इधर चला जाएगा ना, इधर चला जाएगा, ये हो गया, इधर चला गया ना। तो देखिए ये इंसिडेंट था और ये रिफ्लेक्टेड था, डाइवर्ज हो गया ना। इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ लाना पड़ेगा, पीछे मिलाएंगे, तब जा करके प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगा, कट करेगा। कोई और ले लो, मान लो ये रे है, एक ये रे है, तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल पहले बनाएंगे, तो नॉर्मल ऐसे सेंटर से मिला देंगे, ये नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल हो गया, तो यही हमारा आई है। तो अब क्या होगा, ये किधर जाएगा, बताओ मेरे को। तो ये रिफ्लेक्ट होकर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो देखो इधर कट नहीं करना है ना, इधर कट करना है। ये तो इसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये सॉरी ये गलत थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, क्या होगा कि अगर इस पे कोई रे आएगा इस तरीके से, अगर कोई रे आता है मान लो ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल आप बनाएंगे, तो नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल बनाइए बाबू, यही नॉर्मल है, यही हमारा आई है। तो क्या होगा कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला हो गया, नहीं तो कंफ्यूजन वाला हो गया तो थोड़ा सा अच्छा सुनाते हैं, नहीं देखते हैं भाई क्या पैरेलल मेरे पास रहता है, ऐसे आया है। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाओ,
ये नॉर्मल हो गया, आई हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो सेंटर से मिला दिया ना, ये सेंटर से तो ये नॉर्मल हो गया। और ये जो ये थोड़ा सा सटा हुआ है, समझ बात को यहाँ पे तो यहाँ पे ये आई है, किधर इधर जाएगा ना, क्यों जाएगा इधर बाबू, तो मेरे को क्यों जाएगा, ये आई है यहाँ से, ये जो है इधर चला जाएगा, ये कितना पे आई है। तो यानी हम क्या देख रहे हैं, ये जो रे आ रहा है टकराने पर डाइवर्ज हो रहा है ना, इसको अगर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है तो मुझे इसको नीचे से क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो मिला रहे हैं तो है ना, इसको कौन सा बोलते हैं, इसको डाइवर्ज होता है, क्या हो रहा है, डाइवर्ज होता है, डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझना लगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी वैलिड है, लेकिन नॉर्मल आपका सेंटर से पास करेगा और इंसिडेंट रे आया उसका पास कर पाता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही इजी है। तो और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो भाई देखते हैं इसमें और ज्यादा अब हम लोग क्या देखेंगे बाबू, बताओ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ। समझिएगा बात है ना, फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। ये क्या होता है, तो अगर डेफिनेशन में बोले, डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर कोई भी एक मिरर है और अगर ये इसका जो है कि ये इसका पोल है और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो अगर कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, मान लो ये रे जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको हम सेंटर से मिलाएंगे, सेंटर से मिला देंगे, ये नॉर्मल हो गया, CN क्या नॉर्मल हो गया, ये एंगल हो गया कुछ I1, तो क्या होगा, उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो रिफ्लेक्ट हो गया, ये I पे भी रिफ्लेक्ट हो गया I1। अगर मैं बोलूं कि कोई एक और रे है, मान लो ये रे है मेरा, ठीक है, ये रे ग्रीन वाला भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, हम यहाँ से नॉर्मल यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ से सेंटर से मिला देंगे इसको, ये N1 है तो ये N2 नॉर्मल है, यानी इसके लिए नॉर्मल है, ये एंगल क्या हो गया, I2 हो गया, तो उतना ही एंगल पे क्या होना चाहिए, यानी इसी एंगल पे वापस होना चाहिए, इसी एंगल पे वापस होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल कितना है, I2 है, तो आपका यही पॉइंट से पास कर रहा है। अब मान लो कि ये हमारा एक रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब यहाँ पे नॉर्मल होना है ना, यहाँ पे नॉर्मल होना, ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल हो गया ये, ठीक है। अब ये नॉर्मल हो गया N3 वाला, अब ये एंगल हो गया मेरा I3, तो उतना ही पे वापस आएगा, उतना ही पे वापस में तो ये, ठीक है, ये कितना पे I3 पे, ये यही जहां पे हमारा सारा तो क्या बता है कि द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passing through a single point on principal axis, ठीक है, that point is known as focus, ठीक है। ये आप जो है डेफिनेशन मेरे को सुन करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, क्या या ऐसे बोल सकते हैं, समझना बात को, focus is a point on principal axis such that, फिर सुनना, focus is the point on principal axis such that the ray coming parallel to principal axis after reflection from mirror passes through a same point, ठीक है, is known as focus, ठीक है। उसका क्या है, focal length, तो क्या हो जाएगा, the distance of focus from pole, कैसे सुनो, the distance of focus from pole is known as focal length and it is denoted by a small l, तो focal length को डिनोट करते हैं small f से और फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल F से, ठीक है। और ये जो हमारा फोकस है ये रियल फोकस है, किसका, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव
मिरर का। क्लियर है आपको? क्यों? क्योंकि सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे रियली में एफ को कट कर रहे हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं यही चीज किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, है ना? कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं ऐसा वाला भाई। कैसे भी बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ये हमारा एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया और ये सेंटर हो गया। अब एक काम करो, रे पास कराओ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे नॉर्मल डालो, ये हमारा नॉर्मल हो गया, है कि नहीं? नॉर्मल पहला नॉर्मल, ये एंगल क्या होगा? I1 हो गया। तो अगर ये इधर चला जाएगा, इसको अगर पढ़ाएंगे इधर से, यहाँ से कट करेगा, या अगर कोई और दूसरा रे लेते हैं, मान लो कि दूसरा ले लिए, ये है एक रे, यहाँ पे इंसिडेंस हुआ, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ से सेंटर को मिलाएंगे, ये नॉर्मल है, तो हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हो गया। तो यहाँ से इधर चला जाएगा I2 पे, इसको भी अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं से पास करेगा, ठीक है ना? तो फिर से सारा सारा रे एक ही पॉइंट से पास करेगा, ठीक है? तो इसको भी फोकस बोलेंगे, इसका फोकस कैसा है? इमेजिनरी, है ना? अब कैसे डिस्टेंस ऑफ फोकस यानी F फ्रॉम पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, है ना? यहाँ पे ये जो है हमारा, ये जो है हमारा फोकल लेंथ है, और यहाँ पे ये जो हमारा क्या है? फोकल लेंथ है। क्लियर है? सेंटर से जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है? रेडियस है। सेंटर से जो डिस्टेंस है पोल का वो क्या है? रेडियस है ना? और ये फोकस है। क्लियर है? तो कॉन्केव मिरर का फोकस क्या होता है? रियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे रियली में एफ कट करते हैं, लेकिन ये चूंकि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है? इसको कन्वर्ज कराने के लिए पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो डॉटेड लाइन से मिलेगा, यानी इमेजिंग करना पड़ रहा है, इसलिए इसका फोकस क्या होता है? इमेजिनरी होता है, ठीक है? किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। समझ आ रहा है बात? तो ये सिंपल सा चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और अब हम लोग जो है एक प्रूफ कर लेते हैं F = R/2, है ना? ऑब्वियसली आप लोग जो है कॉन्केव में जो है आसानी से प्रूफ कर लेते हो, लेकिन कॉन्वेक्स में नहीं प्रूफ कर पाते हो, ठीक है? तो हम जो है उसको आज क्या अलग मेथड से पढ़ने वाले हैं जो आप नहीं जानते, ठीक है? देखते हैं, ओके? तो शुरू करते हैं। तो मान लो कि प्रूफ करना है तुम्हें F = R/2 इन स्फेरिकल मिरर। तो भाई देखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक मिरर बना दिया, बना दिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P और ये C, क्या बोले थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लो, एक रे जो है पैरेलल लो है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल डाल दीजिए, ये नॉर्मल है ना? ये क्या हो जाएगा? I, इतना ही से जाएगा, ये चला गया, कितना से गया? I से। यही पॉइंट क्या होता था? फोकस होता था। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यही से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, और हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ से लूँ, ये R के बराबर है, ठीक है? और अगर ये डिस्टेंस ले बच्चे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ले बच्चे, तो ये फोकल लेंथ के बराबर है। उसी तरीके से क्या ये तो मैं दे रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन तो सेंटर से मिरर है, ये भी तो रेडियस है ना? ये भी R है कि नहीं? बता मेरे को। बिल्कुल है सर। अब देखो क्या ये वाला है, ये अगर A लूं, A से N, A से N जो है क्या पैरेलल है C से P? तो अगर ये एंगल I है, ये एंगल कितना होगा? I होगा, Z बन रहा है ना? कौन सा से? बताओ मेरे को, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो ये I, ये भी I, तो ट्रायंगल CNF इज कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं? तो यहां से परपेंडिकुलर डाल 90 डिग्री पे, इसको E लिख दो, है ना? तो
CNF का, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अगर ये टोटल यहां से आता r है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r/2। ये भी कितना हो जाएगा यहां से? r/2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? अब देख, इन ट्रायंगल CEF दिखाई दे रहा है, तो ये बेस है, आई के सामने परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो क्या लिख सकते हैं? cos i इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है? CE है ना, तो CE और बटे में हाइपोटेन्यूस CF, है कि नहीं? तो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे बाबू? CE कितना है? r/2 है, तो r/2 i into CF। तो हमें CF की वैल्यू निकालनी है। तो cos i जो हो गया वो r/2 into CF है। तो इसीलिए CF की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी? इसको इधर भेज देंगे तो r और अपॉन में 2 cos i होगा। क्यों ऐसा किए? क्योंकि CF को इधर ले आए और cos i किधर ले चले, यही ना आएगा? पता मेरे बिल्कुल वही आएगा। अच्छा ना, इस C से P तक क्या लिख सकते हैं? C से P तक, C से F प्लस F से P। C से P किसके बराबर है? C से P रेडियस के बराबर है। C से F किसके बराबर है? R अब बटा में 2 into cos i प्लस F से P, यानी F से P क्या है? फोकल लेंथ है F। अब क्या करेंगे हम? इस F की वैल्यू लिखेंगे, इसलिए F इक्वल कितना आएगा? इसको उधर भेज दो, तो ये तो R है और उधर जाके क्या जाएगा? माइनस, तो माइनस कितना? R बटा में 2 cos i। और क्या बोले थे कि 4 पर एक्सियल, यहां पे नहीं लिखा हूं मैं, यहां पे लिखा हूं, है ना, कि 4 पर एक्सियल रे i जो है बहुत स्मॉल है, तो cos i जो होता है लगभग 1 होता है और sin i जो है लगभग कितना होता है? i के बराबर होता है। याद है ना कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो sin i को i लिखते हैं और cos i को 1 लिखते हैं। यहाँ पे 1 लिखेंगे cos i को, तो f इक्वल कितना लिखेंगे? r माइनस r और अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2r माइनस r कितना? r अपॉन 2, है ना? यही हो गया प्रूफ। हो गया ना बाबू? इसमें कॉन्वेक्स मिरर में अब तुम चाहेगा तो सेम फॉर्मूला कॉन्केव में भी लगा सकता है। मैं इसको ऐसे ही रखने दे रहा हूं क्योंकि ये काम आ जाएगा तुमको, है ना? मैं सिर्फ फिगर से समझा देता हूं, बाकी वो सब कुछ उतार देना है ना, तो आप कॉन्वेक्स में भी प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। बस मेंटोस खाते रहना और दिमाग की बत्ती जलाते रहना, ठीक है, ताकि आप जो है कुछ भूलो नहीं। तो क्या करोगे तुम? तुम्हारा काम है पहले बनाना क्या? कॉन्केव मिरर बना दो, कॉन्केव मिरर बना दिए, बन गया। अब इसका बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस, बनाओ जी, है ना? ये क्या होता था? पोल, और ये क्या होता था? सेंटर। क्या बोले थे पहले बताओ? लाइन पास करेंगे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जाने दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन। यहां क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। कैसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे? कहां से नॉर्मल बताओ जल्दी सर? सेंटर से ड्रॉ कर दो, यही है नॉर्मल। और ये एंगल कितना है? आई है, यहीं से इधर चला जाएगा वापस, तो भाई वापस चला गया कितना पे? आई पे ही चला गया। इसको अगर पीछे बढ़ाएगा, यही मेरा पॉइंट कौन सा मिलने वाला है? एफ मिलने वाला है। सेम टू सेम है ना, तो फिर से एक क्या नॉर्मल डाला था यहाँ पे ले, तो देखा जाए तुम अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, हाँ आगे बढ़ा दिया, तो अगर ये लाइन और ये लाइन को देखेगा, ये आई तो वर्टिकल अपोजिट से भी आई है, अगर ये आई है तो ये इधर आ रहा है, वर्टिकल अपोजिट से ये भी आई है सर। ओहो, अगर ये आई है, ये और ये भी आई हो गया, सेम टू सेम फिगर बन गया सर। यहां से परपेंडिकुलर डालिए, क्या बोलते हैं? डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो भाई, लो भाई डाल दिए परपेंडिकुलर। इसको क्या मान लिए?
ई मान लिए, तो देखिए यहाँ से ये कितना है सर आर है। अच्छा चलो बाबू बताओ मेरे को ये कितना यहाँ से यहाँ तक, तो ये सर ये फोकल लेंथ है। सर ये यहाँ से यहाँ कितना है सर ये भी आर है, रेडियस है। तो सर ये कितना है r/2 है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओहो फिर से CNF यानी कि CNF कैसे लेंगे आइसोसेलेस, ये AI आइसोसेलेस लेंगे, फिर सर EF क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम प्रोसेस। उतारो आंसर को है ना, सिर्फ आपको डायग्राम याद रखना चाहिए, किस लिए वो भी नहीं याद करना, रिफ्लेक्शन का लॉ याद होना चाहिए कि हम प्लेन मिरर में तो जानते हैं लेकिन स्फेरिकल मिरर में हम कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये तुमको पता है मेरे बच्चे तो फिर कुछ भी नहीं है, आसानी से तुम क्या कर सकते हो, सीख सकते हो है ना, बिना कोई टेंशन का। ओके चलो और आगे बढ़ते हैं ना, और आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्या ये सब तुमको नहीं लग रहा है कि बहुत इजी है, क्यों तुम लोग डरते हो भाई, समझ में नहीं आता है मेरे को, है ना, आप लोग फालतू में टेंशन नहीं करते यार, कितना आसान है प्रूफ करना है ना डेरिवेशन में, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आगे हम चलते हैं, एक और कर लेते हैं, क्या चीज, फोकल प्लेन। यानी क्या है ये, इट इज द प्लेन perpendicular to principal axis and passes through focus। passes through focus यानी एक ऐसा प्लेन, ठीक है ना, एक ऐसा प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब कि अगर ये हमारा एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, और ये अगर मेरा पोल है और ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां पे जो प्लेन होगा ऐसे, ठीक है, जो कि जस्ट इसके परपेंडिकुलर आइसिस ऐसे सामने पास है, ठीक है ना, ये मतलब कुछ और है, ठीक है। अगर ये मैं रुमाल को लूं तो ये रुमाल अगर प्लेन बोलेगा तो है ना, ये प्लेन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे सामने सामने होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा, यानी ये लाइन से एकदम जैसे से परपेंडिकुलर फोकस, सॉरी यहां नहीं, गड़बड़ है ना, कहां पे, ये सेंटर है ना, ये वाला फोकस, ये ठीक है ना, कहां पे होगा ये, अगर एक प्लेन है जस्ट इसके फोकस पे ऐसे, ठीक है ना, इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, जो यहाँ पे समझना, इसी को मैं इसी बात बना रहा हूँ, इसी फिगर से, ठीक है ना, क्या क्या बता रहा हूँ कि तुमको क्या पूछ रहा है कि ध्यान देना, द पैरेलल रे but inclined to principal axis, ठीक है, meet at single point on focal plane। अगर कोई भी रे, समझना ध्यान से, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है ना, और इसको मैं बोल रहा हूं फोकल प्लेन, क्योंकि स्ट्रेट दिखेगा इसे, इसको मैं फोकल प्लेन बोल रहा हूं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, ध्यान देना कि द पैरेलल रे बट इंक्लाइंड टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि सारे रे पैरेलल तो हैं, लेकिन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे से आपस में पैरेलल है बच्चे, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये कहां से पास करेगा, ये फोकल प्लेन में कहीं एक सिंगल पॉइंट से पास करेगा, फोकस से नहीं पास करेगा। अगर ये सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता तो रिफ्लेक्शन में फोकस से पास करता, लेकिन अगर ये पैरेलल तो है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो फिर ये फोकस से नहीं, लेकिन फोकल प्लेन पे एक सिंगल पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो कहां मिलेगा, देखते हैं ना, तो यहां से इसको देखेगा, तो यहां से नॉर्मल डालेगा,
इसको भी देखेगा तो आएगा यहाँ पे ये। समझ में बात क्लियर है? तो अगर तुमको मैं ध्यान से बोलूं कि यही जो है कि अब पूछा क्या कि फाइंड द लोकेशन, अगर इसी में तुमको पूछ दे कि भाई इसका लोकेशन बताइए, तो यहां से यहां तक कुछ मान लो, क्या मान लिया h, है ना? अब जो है मुझे यही h पता करना है। फिर से समझो बात को, क्या बोल रहा है कि एक कोई रे है जो सबके साथ पैरेलल है, सबके साथ पैरेलल है, और क्या यहां से भाई पास कर रहा है, सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है, जो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, फोकल प्लेन पे लाई कर रहा है। ये जो मेरा पॉइंट है ये कहां पे लाई कर रहा होगा, P पॉइंट है, सॉरी P तो लिया हुआ है ना ऑलरेडी, है ना? इसको जब भी कुछ ले लेते हैं फोकल प्लेन है ना, तो E ले लेते हैं ना, E पे मिल रहा है, हमें यहां से यहां तक लोकेशन पता करना है। तो लोकेशन पता कोई टेंशन नहीं है ना। अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो अगर मैं यहां पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, हॉरिजॉन्टल से कितना है, थीटा बना रहा होगा, ये भी पैरेलल है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना ही बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा, ये भी पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, कितना, थीटा। तो मान लेते हैं ये सारे के सारे है ना क्या है कि इंक्लाइंड है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यही इंक्लिनेशन मान लेते हैं, लेट इंक्लिनेशन इज क्या मान लीजिए, थीटा। तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। क्या कर रहा हूं मैं कि निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक लाइन पास करवाते हैं, कहां से, जो ध्यान देना है ना, मैं इसी पैरेलल जो है पोल पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से पोल पे लाया, लेकिन कोई पॉइंट नहीं, एस पास करेगा, एस पास करेगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, कि नहीं होगा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा, और ये यहां से यहां तक कितना है, एफ, है ना? तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा बताओ मेरे को, कौन सा ट्रायंगल है, क्योंकि सब के सब पैरेलल है ना, इसको पोल पे जाए, पोल पे ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे, क्योंकि सब के सब पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस सभी का एंगल जो है थीटा ही होगा। तो अगर ये थीटा दे थीटा, तो यहां क्या मिल गया, अब देखो ध्यान से। तो अगर मैं बोलूं कि इन ट्रायंगल PFE, क्या लिख सकते हो तुम, इसके सामने परपेंडिकुलर और यहां से यहां तक बेस है ये, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो, तो यही परपेंडिकुलर है, एक निकालना है, h लिख सकता है, और अपॉन बेस में क्या होता है, फोकल, फोकल हो गया ना, तो इसीलिए h इक्वल कितना हो जाएगा, f into tan थीटा, याद रहेगा तुमको, f into tan थीटा, है ना? और क्या लिख सकता तू, 4 पर एक्सियल रे थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और अगर ऐसा है तो tan थीटा को क्या लिखेगा तू, इक्विवेलेंट टू थीटा लिखेगा, लिखेगा नहीं लिखेगा? तो अगर ऐसा लिखता है तो h को तुम लोग क्या लिख सकता है, f into थीटा भी लिख सकते हो, रेडियंस में, ये रेडियन में है, ठीक है? तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है? यहां पे थीटा क्या चीज में है, रेडियन में, क्यों, क्योंकि डिग्री में आप नहीं लिख सकते। क्लियर है बच्चे, क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है ना। और हम लोग इसमें कुछ देखते हैं, चलिए और देखते हैं भाई, है ना? तो क्या है कि आप जो है क्वेश्चंस को बना सकते हैं अपने मन से, कुछ भी निकालने के बोलेगा निकाल सकते हो, है ना, बिना कोई टेंशन का, बिना कोई भी, एकदम रिलैक्स होकर के, ठीक है? एक और क्वेश्चन है ना, इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ऐसा है, कुछ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। बोला कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे, एक फिगर दिया हुआ है ऐसा कुछ, ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है और ये सेंटर, ठीक है ना? और क्या दिया हुआ है कि एक कोई रे है ऐसे, और ये यहां से नॉर्मल डालेंगे, ये जो है ना पोल से पास कर रहा है, यानी अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना है, थीटा है। अब तुमको क्या निकालना पड़ रहा है, इंसिडेंस, है ना, फाइंड हो रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना? वेयर ये अगर a है और ये अगर n है, तो an जो है वो पैरेलल है इसके,
लिख रहा है क्या भाई कि पैरेलल है किसके CP के, और तब तुम बोल रहा है कि कितना होगा थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखो ये कितना है थीटा, और ये कितना है, ये भी थीटा है, ये भी कितना होगा थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को, होगा। अब समझो बात, अगर मैं तुमसे पूछूं तो धीरे धीरे समझ के मुझे बताना तुम, ठीक है, कि ये तो नहीं आया और कहां से पास हो गया, पोल से पास किया ना पोल से, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है r है, और ये डिस्टेंस कितना है r है कि नहीं है। देखते हो मेरे को, अगर ये r है और ये r है, यहां पे एक ट्रायंगल समझना है CPN, तो क्या है बाबू CP जो है, क्या है CP बताओ मेरे को, इक्वल है किसके CN के, और किसके बराबर है r के बराबर। तो क्या बताया था तुम लोगों को, याद करो मेरे को बताओ कि सर अगर कोई ट्रायंगल हो और अगर ये वाला साइड इक्वल हो तो इसके बेस का एंगल में क्या होगा इक्वल होगा। तो अगर ये ट्रायंगल ये और ये अगर ट्रायंगल है और ये साइड इक्वल है, यानी ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसके दोनों बेस के एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, पता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा थीटा होगा, बोल सकता है इसीलिए बेस एंगल जो होगा क्या होगा सेम होगा, तो बोल सकता है इसीलिए एंगल CNP बराबर एंगल CPN बराबर कितना होना चाहिए थीटा होना चाहिए, ऑल्सो AN पैरेलल है बाबू किसके CP के, इसलिए ANC एंगल ANC बराबर होना चाहिए NCP और कितना होना चाहिए थीटा होना चाहिए, कैसे भाई ऑल्टरनेट से, तो इसीलिए इन ट्रायंगल CPN थीटा हो गया बाबू, ये भी थीटा हो गया प्लस ये भी थीटा हो गया, इज इक्वल टू 180, इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो अगर कोई भी लाइट या रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो पोल से पास करता हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये 60 थीटा है ये थीटा होगा, और ये रेडियस है ये भी रेडियस होगा, और ये पोल से पास कर रहा है, तो ये नहीं इस ट्रायंगल में ये बेस है दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो रिफ्लेक्टेड पे भी थीटा हो गया, ये थीटा ये भी थीटा तो कितना 60 ना यार, ये लिखा हुआ है, इजी है, ठीक है। तो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा चीजें क्या करना है ध्यान देना, ठीक है, और समझना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ओके, चलो इसको मिटाते हैं और आगे और क्वेश्चंस करते हैं। मैं बोला ना मजा आ जाएगा यार तुम लोगों को, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो ना, पूरा फिजिक्स ही मजेदार है, ठीक है ना। बस ये देखना थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ अपना, है ना, समझदारी का लेवल बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। जब तक आप लोग अपना समझदारी का लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो क्या है, तुम्हें मजा आएगा ना हमें मजा आएगा, समझ आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस CQ, आपको एक CQ डिस्टेंस निकालना है, ये ऑलरेडी पढ़े हो, ठीक है ना, इसलिए कुछ ज्यादा दिक्कत सुनाई नहीं, पढ़ा हुआ क्वेश्चन से मैं पूछ रहा हूं। ये C है और ये P है, ठीक है, और क्या बोल रहा है इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंक्लाइंड एट एंगल I, ठीक है। तो ये जो है आपका आ रहा है, तो भाई पैरेलल है ये A, और यहां से नॉर्मल डाल दो नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे डालते हैं, यहां से ऐसे मिला देंगे, ये मिला दिए, ये एंगल कितना है I, ये उसमें कितना जाएगा I से जाएगा मिल जाएगा, ये भी I है, ठीक है। और क्या है इसमें क्या है I, ठीक है।
हाँ, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस सी क्यू, ठीक है। तो बोल रहा है क्या तुमको यहाँ पे कि फाइंड डिस्टेंस सी क्यू, है ना, ये सी है या ये क्यू, यही तुमको निकालना है। तुमको पता चल गया कि आंसर टू होगा, लेकिन अभी देखना है, ठीक है। और ये हो गया। दूसरा केस बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड क्या सी क्यू इफ आई टेंड्स टू 0, और निकाला सी क्यू। पहले तो नॉर्मल सी क्यू निकालो, फिर बोला सी क्यू निकालो कब, जब आई वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाए। और गिवन है क्या, गिवन है कि एन जो है पैरेलल है किसके, सीपी के। हम इसमें क्या बताएंगे तो बताओ, मेरे कुछ भी हमें बताएंगे, तुम्हें सब पता है ना, तो कोई टेंशन मत। ये बताओ कितना आई, तो ये से कब ये भी कितना आई ना, देखो क्या लिखोगे, तो ये पैरेलल है, इसीलिए बोल सकते हो एंगल कौन सा, ए एन सी। लिखो भाई एंगल कौन सा लिखेगा, एंगल ए एन सी इक्वल होगा कौन सा, एंगल एन सी क्यू, एन सी क्यू, और कितना होगा आई होगा। ये भी कितना हो गया, आई हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल है, बहुत अच्छी बात है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सी क्यू आर ने क्यू पी, ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू पी ऑन किस पे भाई, सी एन पे, सी एन पे ड्रॉ कर दो। तो बताओ मेरे को अभिप्राय है ये कितना हो जाएगा, यहाँ से r/2, ये भी कितना हो जाएगा r/2, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक r है, ये भी टोटल r है कि नहीं, और ये कितना f है, यही निकालना है। तो इन ट्राइंगल याद है सी क्यू पी, यही टी है, टी है, एक ही कलर से लिखा गया है, टी है। तो सी क्यू पी, तो इन ट्राइंगल सी क्यू पी क्या लिखो बताओ मेरे को, आप इसमें कुछ नहीं लगता है ना, कॉस लगा दो, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो कॉस आई इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस कितना सी टी और हाइपोटेन्यूज कितना सी क्यू, इसलिए सी क्यू इक्वल टू सी टी और अपॉन कॉस आई, यही लिखे बाबू। अब यहाँ देखिए सी क्यू इज इक्वल टू सी टी कितना r/2, r/2 इनटू cos i। आंसर आंसर क्या, पहला का। दूसरा में क्या है, i टेंड्स टू 0, इफ i टेंड्स टू 0, अगर i टेंड्स टू 0 हो गया तो cos i टेंड्स टू कितना 1, इसलिए क्या लिख सकते हैं सी क्यू इक्वल टू r/2 i इक्वल टू कितना f, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन करेगा ना, इसका मीनिंग समझना। क्या समझना है कि ये डिस्टेंस फोकस की तरफ टेंड्स करेगा, यानी ये डिस्टेंस फोकस के इक्वल होगा कब, जैसे जैसे आई छोटा होता जाएगा, है ना। तो ये जो है ना f इज इक्वल टू r/2 जो होता है वो वैलिड कब है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, स्मॉल हो, है ना। जैसे जैसे आई घटते जाएगा ये सी क्यू एफ क्यू टेंड्स करता जाएगा, है ना। इसलिए पर एक्सल रे का कांसेप्ट समझाए थे, वैसा रे जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, छोटा हो, है ना, तभी जो है हमारा ये लागू होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिख लिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। ये अभी बेसिक्स पढ़ाए हैं, अभी और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं और उसका भी आगे प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।